टूलकिट केस में इस वक्त की बड़ी खबर, आनंद तिवारी की खबर है कि टूलकिट मामले में एक और आरोपी की तलाश तेज हो गई है। निकिता जैकब नाम के इस आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेजों पर दस्तखत करवाया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। बताया जा रहा है कि निकिता भी खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोर्ट से गैर जमानती वारंट मिला है और इसी के साथ साथ उसकी तलाश भी तेज हो गई है। हालांकि पहले ही दस्तावेजों पर साइन करवाए गए थे और ये भी कहा गया था कि जांच में वो शामिल रहेंगी, जिस पर उन्होंने हामी भी भरी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई है। ये बताया जा रहा है कि निकिता भी खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है और उनकी गिरफ्तारी भी अब होगी, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही कि कई और लिंक जो हैं वो उससे जुड़े हो सकते हैं। निकिता जैकब की तलाश भी तेज हो गई है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले तो देखिए दस्तावेज जो थे उसके लिए हामी भर दी, दस्तावेज साइन करवाने के लिए, लेकिन शायद आनंद से देखिए इस वक्त कनेक्शन टूट गया है, लेकिन इस बीच हमारे साथ नीरज भी हैं। नीरज का रुख करें, उनसे मेरा ये सवाल कर लेते हैं। नीरज, शायद आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन आनंद आपका रुख करूं उससे पहले जरा नीरज से एक सवाल पूछ लेती हूं। नीरज, जिस तरीके से देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि एक बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में लेकर, उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि एक और गिरफ्तारी, यानी एक और नाम है सामने, उसकी तलाश भी तेज हो गई है। लेकिन एक तरफ आप साइन करती हैं डॉक्यूमेंट्स पर, उसके बाद आप अंडरग्राउंड हो जाती हैं, ये क्यों? देखिए अर्पिता, ये तो जांच का विषय है और पुलिस लगातार जांच करे। जिस तरह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है, तो ये पूरा मामला जांच का है और पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद बताएगी कि कैसे इस तरह से टूलकिट को शेयर किया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे एक राजनीतिक मसला बना दिया। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या लेफ्ट पार्टियों की बात करें, उन लोगों ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की और सरकार पर हमला किया है कि सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। लेकिन पूरे मामले पर राजनीति भी हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी जवाब देना शुरू किया गया है कि क्यों इस तरह की गिरफ्तारी पर जो पुलिस करती है, जांच करने के बाद विपक्ष बार बार सवाल उठाता है। और जल्दी से आनंद से भी अपडेट ले लेते हैं इस विषय पर। आनंद जी देखिए अर्पिता, निकिता जैकब का नाम सामने आया है और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जो है वो स्पेशल सेल ने जारी करवाया है कोर्ट से। 4 दिन पहले इनके घर एक सर्च ऑपरेशन किया था, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स बरामद किए गए थे। 26 जनवरी टूलकिट मामले में जिस तरह से एक साइबर हमला करने का पूरा एक प्लान था, किसान आंदोलन को एक तरीके से एक नया रंग देने की कोशिश की गई थी और एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, उसमें निकिता जैकब का नाम सामने आया है। खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है, पेशे से एक वकील हैं और दिशा और इनके अलावा कनाडा का एक और शख्स था और कुछ और लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने जूम पर मीटिंग की 26 जनवरी से ठीक 4 दिन पहले, और उसमें ये एक खाका तैयार किया गया कि किस तरह से एक साइबर हमला करना है, एक देश में एक अलग तरीके का माहौल पैदा करना। और उसको लेकर जब स्पेशल सेल को इस पूरे मामले की तफ्तीश में कई खुलासे हुए तो स्पेशल सेल ने हाल में ही एक केस दर्ज किया था साइबर सेल में और उसमें क्रेटा का नाम सामने आया था। हालांकि उस वक्त स्पेशल सेल ने साफ कर दिया था कि हमने क्रेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दिशा नाम की बेंगलोर की एक लड़की की गिरफ्तारी होती है, उसे कोर्ट में पेश किया था और उसकी रिमांड जब स्पेशल सेल लेती है तो कई खुलासे होते हैं। उसी में नाम जो है वो निकिता जैकब का सामने आया है, जिनकी तलाश अब स्पेशल सेल ने शुरू कर दी है। एक शांतनु नाम का एक और नाम सामने आया जिसके खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू स्पेशल सेल ने कोर्ट से जारी किया है। तो कल आनंद रहिए जरा साथ देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, निकिता के साथ ही पुलिस को शांतनु नाम के एक लड़के की भी टूलकिट केस में तलाश है। शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आनंद जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि निकिता जैकब अपने घर पे नहीं मिली और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इश्यू जो है वो स्पेशल सेल ने कराया है। नॉन बेलेबल वारंट ये इशू कराया गया है, यानी कि अब निकिता की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनके ऊपर जो एजेंसी है वो शिकंजा कसेगी और उनकी भी इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनको लेकर लगातार स्पेशल सेल की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। एक शांतनु नाम के एक शख्स हैं, उनके खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है, जो सोर्सेज बता रहे हैं स्पेशल सेल के
तो कल ही स्पेशल सेल ने अर्पिता कोर्ट में यह तय कर दिया था, पटियाला हाउस कोर्ट में, जब दिशा को वहां पर पेश किया गया था कि एक ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी होगी और ये टूल किट जो बना था जिसे गूगल डॉक पर शेयर किया गया था, तो गूगल से स्पेशल सेल ने बकायदा ये जानकारी मांगी थी कि जो टूल किट थे उसके क्रिएटर कौन है, किन लोगों ने इसे बनाया है, कहां पर ये टूल किट तैयार हुआ है और किस तरह से एक साइबर हमला करने की पूरी प्लानिंग थी। तो गूगल से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो भारतीय एजेंसियों को, स्पेशल सेल को मिली हैं और जिसके आधार पर पहली गिरफ्तारी कल दिशा नाम की एक लड़की की हुई थी बेंगलोर से, और उसके बाद अब निकिता जैकब का नाम सामने आया है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था, देश के खिलाफ एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और कल कोर्ट में बाकायदा स्पेशल सेल ने इस बात के दावे किए थे कि खालिस्तानी सिंपैथाइजर, खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित ये तमाम लोग जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक पूरा माहौल खराब करने के लिए एक साइबर हमले आनंद, आप रहिए साथ। देखिए, सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने के आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में कल पेश किया और कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के रिमांड में भेज दिया। अब पुलिस दावा कर रही है कि टूलकिट केस में और भी कई चेहरे हैं जो उनकी रडार पर हैं। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूलकिट गैंग के समर्थन में कांग्रेस उतर आई। टूलकिट केस में बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए। चिदंबरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या एक 21 साल की लड़की देश के लिए खतरा बन गई है। टूलकिट मामले में 4 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच जारी है और इसी सिलसिले में पुलिस ने कल बेंगलुरु से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। टूलकिट मामले में पुलिस ने यह पहली गिरफ्तारी की। चिदंबरम ने ट्वीट कर दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि यदि माउंट कार्मल कॉलेज की एक 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। उन्होंने लिखा कि वो दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि 21 साल की दिशा रवि कौन है जिसे ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। ये शर्मनाक है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता जो जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताती है उस पर गलत आरोपों में केस चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिशा के समर्थन में उतरी और उन्होंने भी एक ट्वीट किया, लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। नीरज, जहां एक तरफ एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एक के बाद एक कई ट्वीट करने पर उतर आई है और सीधे सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार 21 साल की लड़की से देश को क्या खतरा हो सकता है। देखिए, कांग्रेस का पक्ष वही है जो आपको याद होगा ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के ट्वीट के बाद जो पक्ष था कांग्रेस पार्टी, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बल्कि तमाम दूसरी पार्टियां भी इसी मसले को उठा रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, लेफ्ट पार्टियों की बात करें, और कांग्रेस के तो तमाम बड़े नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर दूसरे जो बड़े नेता है उन्होंने दिशा रवि की रिहाई की मांग की है पूरे मामले में, और सरकार पर यह आरोप लगाया है कि आवाज़ को, लोकतंत्र में एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की आवाज़ को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है पूरे मामले में। और भला टूल किट से क्या खतरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है, सरकार पर हमला करने की रणनीति है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले नुपुर शर्मा जो कि पार्टी की युवा चेहरा है, उन्होंने जवाब दिया है कि जो लोग षड्यंत्र करते हैं उनको लेकर विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं और जो लोग यूनिटी की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ आलोचना विपक्ष करता है। तो बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है और पूरी राजनीति अब इस पूरे मामले में तेज हो गई है। और संयुक्त किसान मोर्चा जो कि पूरे आंदोलन को पिछले 70 से अधिक दिनों से सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर पे जो तमाम किसान बैठे हैं, उन्होंने भी आलोचना की है दिशा रवि की गिरफ्तारी की, और दिशा रवि की गिरफ्तारी रिहाई की मांग उन लोगों ने की है। जी
ठीक है, आप रही जरा सा। देखिए, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिशा के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि 21 साल की एक लड़की पर खतरनाक टूलकिट शेयर करने के लिए एक गंभीर धाराएं लगाई गई। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि एक विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। ये देश इस टूलकिट से ज्यादा मजबूत है। वहीं बीजेपी ने टूलकिट मामले को भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। प्रियंका वाड्रा इसी प्रकार के ट्वीट करेंगे और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं, उनके विषय में ये एडवोकेसी करेंगे। ये प्रियंका वाड्रा है ना जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इनसे और क्या अपेक्षा की जाती है। नीरज, देखिए, अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस को ये क्यों नहीं दिख रहा कि अगर कोई भी देश के खिलाफ अगर कोई साजिश रचने में हाथ लगाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, रिमांड पर तभी भेजा गया जब कोर्ट ने भी स्वीकारा है कि हाँ ठीक है, कुछ तो सबूत होंगे उनके अगेंस्ट, जांच होने दीजिए। कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को दिक्कत ये है, कांग्रेस पार्टी और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों को दिक्कत ये है, उनका मानना है कि लोकतंत्र में आवाज़ को दबाया जा रहा है और आखिर 21-22 साल की लड़की से क्या खतरा हो सकता है देश के लोकतंत्र को। कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो ठीक नहीं था। ये आलोचना कर रहे हैं लगातार जयराम रमेश अपने ट्वीट के माध्यम से। और तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, आपको याद होगा रिहाना के वक्त में कैसे लोगों ने विरोध किया था। ग्रेटा थनबर्ग के मामले में जब ट्वीट किया गया था और विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया तब आई थी, सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता भी जब विरोध कर रहे थे रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट का, तब भी विपक्षी पार्टियों का स्टैंड वही था जो आज की तारीख में है। लेकिन दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले में अर्पिता ग्रेटा थनबर्ग के मामले में जो टूल किट का मसला है, वो भारत में पहली बड़ी गिरफ्तारी है जो बेंगलोर से हुई है। 5 दिन का रिमांड तो दिया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर सरकार पे ऐसा दबाव बनाया जाए ताकि सरकार और सत्ताधारी पार्टी जो है उनको बेनकाब किया जा सके। क्योंकि मानना है विपक्षी पार्टियों का कि सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से किसानों के मसले पर भी बात तो कर रही है लेकिन उनकी मांगों को नहीं मान रही है। और इस तरह तमाम जो मसले हैं जो उठाए जा रहे हैं किसानों के माध्यम से, उनकी आवाज़ को दबाने का आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। ठीक है, आप नसब बनाए रखिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू को दहलाने की साजिश से जुड़ी हुई। जम्मू बस स्टैंड पर मिले 7 किलो विस्फोटक मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने सोहेल, काजी वसीम, अतहर शकील खान को पुलवामा और आबिद नबी को बडगाम से गिरफ्तार किया। पुलिस को सोहेल के पास भी विस्फोटक मिला। पुलिस के मुताबिक बम प्लांट करने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। सुरक्षा बलों का यह भी कहना है कि अल बद्र के चीफ कमांडर ने पाकिस्तान में बैठकर ये साजिश रची थी। वो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में था। जम्मू में 4 जगहों पर आईडी लगाने के बाद आतंकी सोहेल को विमान से श्रीनगर पहुंचना था, जहां एयरपोर्ट पर अतहर शकील उसे लेने आने वाला था। अतहर शकील खान उर्फ उबैदुल्ला आतंकी संगठन अल बद्र कश्मीर का शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे।
उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। जम्मू बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक मिलते ही सुरक्षा बल चौकस हो गए। पुलिस के हाथ लगे संदिग्ध आतंकी सुहेल से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में सुहेल ने जो पर्दाफाश किया उसने सभी को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सिर्फ जम्मू बस स्टैंड ही नहीं था, बल्कि उनकी साजिश जम्मू के कई दूसरे इलाकों को भी दहलाने की थी। जम्मू बस स्टैंड पर मिले विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी वहां के रेलवे स्टेशन, रघुनाथ मंदिर और लखदाता बाजार में धमाके के लिए करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही उनकी साजिश नाकाम कर दी गई। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। श्रीनगर से रफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, किस तरीके की ये साजिश थी जरा बताइएगा, और ये 4 आतंकी कहां से पकड़े गए, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, ये एक पूरी प्लानिंग थी, सीमा पार रची गई थी साजिश अलबदर की और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अन्य ग्रुप्स हैं उनकी ओर से। अभी हम जम्मू बस अड्डा पे हैं। यहाँ पर कल जो सुहेल था उसको पकड़ा गया था और उसके साथी जो वसीम काजी जिसको चंडीगढ़ से पकड़ा गया और 2 अन्य साथी कश्मीर में पकड़े गए। तो कुल 4 लोग कल के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि उससे पहले 3 लोग जो अन्य गिरफ्तार हुए थे जो टेररिस्ट थे, हिदायतुल्लाह मलिक था, ये लोग जो थे ये पूरा एक नेटवर्क था जम्मू को दहलाने का और इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। और अलबदर के साथ साथ लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो फ्रंटियल संगठन हैं वो सारे सक्रिय थे जम्मू को दहलाने के लिए। खास करके जम्मू बस अड्डे के ऊपर जिस तरह से जो विस्फोटक सामग्री मिली है जिसमें आईडी थी लगभग 7 किलो के करीब, वो जम्मू शहर के 4 इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको ब्लास्ट किया जाना था। और रामगढ़ सेक्टर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वहाँ पर भी जो रिकवरी हुई है जिसमें 12 के करीब आईडीज़ हैं और पिस्टल्स जो है वो बरामद हुई हैं, वो भी यहाँ पर जम्मू शहर के अलग अलग हिस्सों में लगनी थी। तो जाने कि बहुत बड़ा एक हमला था जो पुलवामा की जो दूसरी एनिवर्सरी थी उसके ऊपर रचा गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसको विफल किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। खास करके अब जो इंटरोगेशन हो रही है उन लोगों से तो उसका लिंक बिहार से भी जुड़ रहा है, क्योंकि हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में कबूला है कि बिहार के छपरा से 7 पिस्तौल आई थी, वो जम्मू में जो सक्रिय टेररिस्ट थे टीआरएफ के या लश्कर मुस्तफ़ा जो एक जैश मोहम्मद का फ्रंटियल संगठन है उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। और कल जो रामगढ़ सेक्टर में हथियार पकड़े गए हैं वो ड्रोन के जरिए सीमा पार से लाए गए थे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने थे जो जम्मू में इनका पूरा नेटवर्क था। अब जो खुलासे हो रहे हैं और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां बहुत जल्द पूरे नेटवर्क मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर सकती हैं और कई बड़ी गिरफ्तारियां इसमें होने की संभावना बहुत जल्द है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच जम्मू में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक ने केंद्रीय एजेंसियों को भी और चौकन्ना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एजेंसियों को आतंकी संगठनों को विदेश से मिलने वाली जो फंडिंग है उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक ये भी जांच की जा रही है कि कहीं बम रखने आतंकियों के तार जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से तो नहीं जुड़े। इस बात की जांच भी की जा रही है कि कश्मीर में बैन किए जमाते इस्लामी के तार कहां तक फैले। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को जांच के आदेश दिए गए हैं कि जमाते इस्लामी की विदेशी फंडिंग की भी जांच तेज की जाए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि धारा 370 हटाए जाने के बाद विदेशी ताकतें खासकर पाकिस्तान घाटी में जमाते इस्लामी को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के इस मंसूबे पर भारत की कड़ी नजर बनी है। केंद्र सरकार को पाकिस्तानी फंडिंग की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों में फिर से तेजी आने की आशंका है। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीने में कश्मीर में नए आतंकी संगठनों को सक्रिय किया गया है। इनमें विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा फैलाने वाले जमात इस्लामी के सदस्यों के बीच कई खुफिया बैठक भी हुई।
इन बैठकों के बाद आतंकियों ने विदेशी फंडिंग के लिए कई डमी संगठन बनाए और सूत्रों का तो ये तक कहना है कि गृह मंत्रालय ने एनआईए को इन संगठनों की कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। यानी रिफत पूरी तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में कितनी इनकी हरकतें बढ़ी हैं, इनकी एक्टिविटीज कितनी बढ़ी हैं, श्रीनगर के लिहाज से भी जरा बताइएगा। और अब जब ये 4 आतंकी पकड़े गए हैं तो श्रीनगर में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? हो सकता है वहां पर भी कोई आतंकी हो। देखिए अर्पिता, जिस तरीके से मैं पहले भी कह चुका हूं कि श्रीनगर में या पूरे कश्मीर में ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहां ऑलरेडी बड़े सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं और पिछले 31 साल से ये सिलसिला जारी है। 89 से यहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है। अलग अलग संगठन जो हैं वो आए हैं, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, JKLF पहले जो है उनके पास आर्म्स थे, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय हुई, जैश, लश्कर, TRF और भी बाकी कुछ संगठन जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ की। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लिए तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे आर्मी, CRPF, पुलिस और भी बाकी जो सुरक्षा बल है वो ऑलरेडी तैनात हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू में अब दिख रहा है कि जम्मू में IED रिकवर होना या इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होना, या राजौरी और पुंछ जो LOC वहाँ पे है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होना, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू में जिस तरीके से पवन बता रहे हैं जम्मू को दहलाने की कोशिश है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिहार से भी अगर कुछ आर्म्स आए हैं, पिस्टल वगैरह आए हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट संगठन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी उनको आर्म्स मिले अगर वहाँ से ना आ पाए। पवन ये भी बता रहे थे कि ड्रोन के जरिए जो है वो सामान आया है, तो उसका मतलब है कि अगर उस पार से कोई यहाँ इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, ड्रोन के जरिए सामान भेजा जाता है और साथ ही यहाँ ऐसा ये जो है नेटवर्क एक्टिवेट किया जा रहा है जो सामान की डिलीवरी ले ले और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज के लिए, पूरे भारत के लिए चिंता है कि अगर बिहार के साथ भी इसके तार जुड़े हैं और अगर जम्मू को दहलाने की कोशिश हो रही है, वहां पे IEDs रिकवर हो रहे हैं, यहाँ पे तो कहीं पे भी ग्रेनेड हमले होते हैं, IEDs ब्लास्ट भी हुए हैं, आज तक सैकड़ों की तादाद में IEDs रिकवर हुई हैं, हजारों की तादाद में। तो कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है। 89 से लेकर आज तक हम यही देख रहे हैं, कभी मिलिटेंसी के नंबर में, यानी मिलिटेंट्स के नंबर में कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी कम नंबर, कभी ज्यादा नंबर। लेकिन जम्मू के लिए एक नई बात है और जम्मू में अब क्या स्ट्रेटेजी होगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, अब ये देखने वाली यही बात होगी, ताकि इस तरह के जो हमले हैं उनको रोका जाए। फिलहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए कि कैसे इन मामलों को जम्मू में रोका जाए और नेटवर्क ना बढ़े। ठीक है रिफत, रहिए जरा साथ। देखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद को जिंदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक को दहलाना चाहते हैं। उनके निशाने पर कई बड़े चेहरे भी हैं। कुछ दिन पहले NSA अजीत डोभाल के घर और दफ्तर की रेकी करने के आरोप में लश्कर मुस्तफा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 इंडिया को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हिदायतुल्लाह ने यह जानकारी दी कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमले के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने डोभाल के दफ्तर की रेकी तक कराई थी। आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने इस रेकी के कई अहम वीडियो पाकिस्तान में जैश के हैंडलर को भेजे हैं। हिदायतुल्लाह मलिक को कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया है आतंकी देश की राजधानी दिल्ली को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। पाकिस्तान में भारत के दहलाने की कितनी बड़ी साजिश चल रही है, इसका पर्दाफाश जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने भी किया। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे NSA साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे। तो जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू से निकले साजिश के तार के सिरे तलाशने शुरू किए, एक के बाद एक देश के कई दूसरे हिस्सों से भी वो जुड़ने लगे हैं। सिर्फ 5 तस्वीरें देख लीजिए, टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। एक तरफ तो जम्मू में बस अड्डे पर विस्फोटक मिला, तो दूसरी तरफ सांबा में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बिहार से लाए गए थे और इनका मकसद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले का था। यानी पवन,
अब एक सेंटर जो है वो जम्मू भी बनता नजर आ रहा है और इसीलिए ये आतंकी जम्मू में पहुंच रहे थे एक के बाद एक। उस लिहाज से वहां पर क्या इंतजाम किए गए सुरक्षा के, और क्या पूछताछ के बाद अभी कुछ साफ हो पाया? कुछ और आतंकी जिनके सहयोगी रहे हो, जो इस बड़ी साजिश में शामिल रहे हो, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश होगी जल्दी? आप बिल्कुल देखिए, जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन जम्मू में अलग अलग इलाकों में वो शेल्टर लिए हुए थे। और अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जम्मू के जिन जिन इलाकों में जो लोग रहते थे वहां पर अपना अभियान शुरू किए हुए हैं। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि इनके कुछ और साथी हो सकते हैं वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर वो छिपे होंगे, वो बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि जम्मू अब इनके टारगेट पर है। लगातार जिस तरह से उस पार से जो सीमा पार से जो वहाँ पर प्लानिंग हो रही है कि जम्मू को दहलाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो नए संगठन हैं जैसे TRF है, लश्कर मुस्तफ़ा है, तो उनके जो यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके जरिए जम्मू को दहलाने की पूरी साजिश है। और इस समय अगर हम बात करें तो एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की ओर से कि जो लोग पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ के बाद पूरे इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाकर कुछ और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रहिए जरा साथ। देखिए, पुलवामा की दूसरी बरसी के मौके पर आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जम्मू पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया। शुरुआती जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का यह कहना है कि आतंक की साजिश के तार दिल्ली तक फैले हो सकते हैं। लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा की बरसी पर आतंक की साजिश। निशाने पर जम्मू का भीड़ वाला इलाका। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके चलते ये जो हदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। 7 किलो विस्फोटक के साथ आतंकी गिरफ्तार। साल 2021 के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले शनिवार जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी उन्होंने पकड़ा और कल लश्कर ए तैयबा का मिलिटेंट उन्होंने पकड़ा है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज जो जम्मू बस स्टैंड से एक जखीरा बरामद हुआ है, एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन वो यहाँ पर विफल होता नजर आ रहा है। दूसरी बरसी थी पुलवामा अटैक की, और क्या मंसूबा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी न किसी वारदात को वो अंजाम देने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का सारा अमला और उसके आला अफसर यहाँ जिस बात का पर्दाफाश करने पहुंचे हैं उसे सुनकर एक बार फिर पूरा देश दहल गया। पुलिस की माने तो मंदिरों के शहर में मातम फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसे वक्त रहते बेनकाब कर दिया गया। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जी हां, इस साजिश का पर्दाफाश ऐन उस रोज हुआ जब सारा हिंदुस्तान पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर अपने शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। 2 साल पहले पुलवामा में CRPF के काफिले पर एक आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी को मातम में बदलने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जम्मू शहर के बस अड्डे पर 7 किलो विस्फोटक के साथ एक आतंकी पकड़ा गया। इस खबर के फैलते ही जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और सुरक्षा बल और मुस्तैद हो गए। बकौल पुलिस, आतंकियों ने शहर को बम धमाकों से दहलाने का एक खौफनाक प्लान बनाया हुआ था और उनके निशाने पर जम्मू शहर में जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू बस अड्डा, जम्मू का बड़ा बाजार और रघुनाथ मंदिर था। 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है जिसका नाम जहूर है,
जहूर आथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उन्होंने पिछले 9 दिनों में 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी से बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 189 गोलियां और आईईडी बनाने के लिए विस्फोटक से भरी 15 बोतलें बरामद की गईं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक सांबा सेक्टर में सुरंग और हथियारों का मिलना, उसके बाद दिल्ली में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आतंक की इस साजिश के तार दिल्ली तक फैले हो सकते। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, 18 तारीख को अमित शाह जो है वो बंगाल दौरे पर होंगे। बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, काकद्वीप में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। और जो जानकारी सामने आ रही है कि 18 वो तारीख जिस दिन अमित शाह बंगाल दौरे पर जाएंगे और वहां परिवर्तन यात्रा जिसकी शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई है उसमें वो शामिल भी होंगे। तो एक तरीके से बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है बंगाल को लेकर और वहां पर एक के बाद एक सारी तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, यानी लोगों से भी रूबरू होंगे अमित शाह। 18 तारीख को अमित शाह बंगाल जाएंगे। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अमित, आगे पिछले 10 दिनों में यह दूसरा बंगाल का दौरा है गृहमंत्री अमित शाह का और प्रस्तावित जो उनकी यात्रा है 18 फरवरी को वह पश्चिम बंगाल के काकद्वीप इलाके में जाएंगे। गंगा सागर के पास का इलाका है और यहाँ पर परिवर्तन यात्रा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा ये वहाँ पर परिवर्तन यात्रा में शामिल भी होंगे। कई इलाकों में बंगाल के परिवर्तन यात्रा बीजेपी की से चल रही है और तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले तैयारियों को कार्यकर्ताओं में जोश भरना और एक पुख्ता तैयारी करना चुनाव से पहले, यह रणनीति दिखाई दे रही है। अमित, किस तरीके से ये परिवर्तन यात्रा में तो वो शामिल ही होंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे क्योंकि काकद्वीप एक कलकत्ता से सटा हुआ इलाका है यहाँ पर और पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी बीजेपी का परफॉर्मेंस इसमें काफी ज्यादा अच्छा था। तो इस इलाके को यहाँ पर चुना गया है और यही बीजेपी उम्मीद कर रही थी गृह मंत्री के इस दौरे से कार्यकर्ताओं में यहाँ पर उत्साह आएगा और बीजेपी एक सशक्त संगठनात्मक रूप से उभर कर सामने आएगी इन चुनाव में। जी, उधर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर से 9 दिन में 11 आतंकी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू की अगर बात करें तो 9 आतंकी तो सिर्फ जम्मू से गिरफ्तार किए गए। आतंकियों के इस तरह जम्मू की तरफ आने के पीछे सुरक्षा बल किसी बड़े हमले की साजिश की आशंका जता रहे हैं। सांबा में सुरक्षा बल ने कल रामगढ़ के झंग से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और आईईडी बरामद की। पुलिस को 6 पिस्टल, 12 मैगजीन और करीब 180 पिस्टल की गोलियां और 15 आईईडी बनाने के बॉक्स मिले हैं। तो 9 दिन में अगर देखें तो 11 आतंकी पकड़े गए, लेकिन एक जो खास बात देखने को मिल रही है वो ये कि अब इनका सेंटर जो है वो जम्मू है, क्योंकि ज्यादातर आतंकी वहीं पर मिल रहे हैं और एक बड़ी साजिश दरअसल ये रचने की फिराक में हो सकते हैं, ऐसी आशंका भी एजेंसियां जता रही हैं। तो आतंकियों के इस तरह जम्मू की तरफ आने के पीछे सुरक्षा बल ये भी सोच रही है कि क्या और भी आतंकी का मूवमेंट ही अब जम्मू में हो गया, उस लिहाज से वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। सांबा में सुरक्षा बल ने कल रामगढ़ के झांग से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और आईईडी बरामद की थी। पुलिस को 6 पिस्टल, 12 मैगजीन वहां से बरामद हुए और 180 के करीब पिस्टल की गोलियां और 15 आईईडी बनाने के बॉक्स भी मिले।
तो बड़ी खबर जो आ रही है, 9 दिन में 11 आतंकी पकड़े गए हैं और अभी और आतंकी देखिए इलाके में हो सकते हैं और इसीलिए उन आतंकियों पर भी नजर बनी हुई है। सघन चेकिंग जो है वो वहां पर चल रही है और 4 आतंकी भी देखिए पकड़े गए हैं। उन आतंकियों से भी पूछताछ हो रही है ताकि और आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं, कैसी मंशा इनकी है, उससे भी जांच में लाया जाए और इन आतंकियों की भी गिरफ्तारी की जा सके। और बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इस वक्त नदारद दिख रहे हैं, न मंच न सड़क पर लोग नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर केवल इस वक्त सड़क ही बंद है, लेकिन किसान देखिए वहां पर नजर नहीं आएंगे। किसानों के मंच और टेंट जो है वो खाली हैं। टेंट और लंगर सेवा के पास भी इक्का दुक्का लोग ही भटकते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने यहीं से अपील की थी कि लोग जुड़े रहें, उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन शायद राकेश टिकैत की इस अपील का वहां पर असर होता नजर नहीं आ रहा है और जो किसान बैठे हुए थे वो वहां से नदारद दिख रहे हैं। पिछले 3 महीने से चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर अगर हालत की बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसानों की तादाद नहीं के बराबर है। मंच हालांकि बने हुए हैं। इसी मंच से चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की थी कि वो यहाँ तक पहुँचे और किसान आंदोलन को समर्थन दे, लेकिन तकरीबन 3 महीने का वक्त गुजर गया है। ये धरना प्रदर्शन जो है भले ही जारी हो कहने को, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि किसान बिल्कुल नहीं है। मंच खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे सड़क पर अगर हम बात करें तो शुरुआत में जैसे हम देखते थे कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में किसान बैठे रहते थे, सड़क पूरी तरह से खाली है। हालांकि कई सारे टेम्प्रोरी टेंट्स जो बनाए गए थे जहाँ पे लंगर सेवा चलती है या चाय पानी की व्यवस्था होती है, खान पान तैयार होता है, वो सारे टेंट भले ही बने हुए हैं, लेकिन ना तो लंगर सेवा पे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, ना ही चाय की कतार में लोग दिख रहे हैं। और सड़क बिल्कुल वीरान है, एक भी प्रदर्शनकारी सड़क पर नहीं है, यानी कि किसान धीरे धीरे घर लौट चुके हैं। दूसरी तरफ राकेश टिकैत अलग अलग इलाके में जा कर के लोगों से, किसानों से समर्थन मांग रहे हैं। वो लगातार दिल्ली के या गाजीपुर बॉर्डर के बाहर रह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस आंदोलन में जोड़ सकें, लेकिन हालात बयां कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो है किसान आंदोलन के नाम पर केवल सड़क बंद है, किसान नदारद हैं।